यह कहानी है शंकर और हरिया नाम के दो दोस्तों की। शंकर और हरिया बचपन के अच्छे दोस्त थे। ऐसे तो शंकर बहुत ही अच्छा दोस्त था और वहीं दूसरी तरफ हरिया सिर्फ नाम का ही दोस्त था। वक्त के साथ साथ अब दोनों बड़े और जिम्मेदार हो चुके थे। शंकर की पत्नी का नाम सुमन है और उनकी एक प्यारी सी बेटी है। सुमन बहुत ही समझदार और सुलझी हुई थी। वहीं दूसरी ओर हरिया की पत्नी का नाम प्रीता है और उनका एक बेटा है। शंकर और हरिया दोनों ही गांव के अमीर ठाकुर के खेतों में मजदूरी किया करते थे और जो भी कमाई होती थी उसे अपनी अपनी बीवियों को दे देते थे। लेकिन कुछ दिनों से हरिया के पास कोई काम नहीं था, जिस वजह से उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था। हरिया जी, ये आखिर ऐसा कब तक चलेगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैंने तो अभी तक जैसे तैसे दुकानदारों से कर्जा ले लिया है, लेकिन अब बस और नहीं। तुम भी यहाँ घर पर ही बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं क्या करूं आखिर? हर तरफ कोशिश कर रहा हूं कि कोई काम मिल जाए, लेकिन कोई भी काम नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन आप और भी कोशिश कर सकते हैं। घर का खर्च कैसे चलेगा? अब तुम शंकर को ही देख लो, वह भी तो रोज काम पर जाता है और तुम हर बार खाली हाथ आ जाते हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि शंकर से कहो कि वह तुम्हें कोई काम ढूंढ कर दे? अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन हरिया काम के सिलसिले में शंकर के घर जाता है कि क्या पता उसे कोई काम ही मिल जाए। घर पर कोई है क्या? शंकर भाई, ओह शंकर भाई बाहर आओ। हरिया की आवाज सुनकर शंकर बाहर आता है। जी हरिया भाई, क्या हुआ? इतने सुबह सुबह सब ठीक तो है? शंकर, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी अगर कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो हरिया, मुझे तो इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम सेठ जी के पास चले जाते हैं। हम उनसे बात करते हैं, अगर उनके पास कोई काम होगा तो वो तुम्हें जरूर रख लेंगे। ये अच्छा है शंकर, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ, बस हम सुबह ही चलते हैं। हाँ ठीक है, तुम सुबह सुबह गांव के पास वाली गली में आ जाना, मैं वहां पर ही होऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही हरिया शंकर के पास जाता है। हरिया, तुम आ गए, चलो चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ शंकर, मैं तैयार हूँ, चलो जाते हैं और उनसे बात करते हैं। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, उन्हें चलते चलते काफी वक्त गुजर गया था। तभी अचानक आसमान पर बादल की जोरदार गरजने की आवाज आती है और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जोरदार बारिश होने की वजह से शंकर और हरिया उधर ही एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। शंकर, ये बारिश तो बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा बारिश में हम नहीं जा सकते। ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तभी हरिया की नजर जंगल में एक सुनसान घर की तरफ जाती है और वो शंकर को इशारे करते हुए कहता है, शंकर वो देखो, वहां एक घर है, चलो वहां पर किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वो हमें थोड़ी देर के लिए अपने घर में रुकने दे दें जब तक बारिश नहीं रुकती। दोनों दोस्त उस घर के पास चले जाते हैं और आवाज लगाते हैं, यहाँ कोई है? घर पर क्या? हमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी। उन लोगों की आवाज सुनते ही वहां पर एक भूरा आदमी निकल आता है और कहता है, हाँ बेटा, तुम लोग अंदर आ जाओ। वो दोनों बारिश से बचकर अंदर चले जाते हैं और उस भूरे आदमी से कहने लगते हैं, बाबा जी, हमें थोड़ी मदद की जरूरत थी। हम किसी काम से जा रहे थे और अचानक से रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ देर हम आपके घर पर गुजार सकते हैं जब तक बारिश खत्म हो जाए। बस जैसे ही बारिश रुकती है हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम लोग जितने देर चाहो यहाँ पर रुक सकते हो। अच्छा, मैंने चूल्हे पर खाना छोड़ा हुआ है, चलो तुम लोग भी आओ, वहां पर बैठते हैं। दोनों वहां पर चुपचाप बैठ जाते हैं। भूरे बाबा चूल्हे पर मजेदार बिरयानी पका रहे थे। बिरयानी की बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू बार बार उन दोनों का ध्यान चूल्हे की तरफ लेकर जा रही थी, पर वो दोनों ये सोचकर अपने मन को मारते हैं कि इस भूरे आदमी ने तो थोड़ा ही खाना पकाया होगा। बाबा उन दोनों की मन की बातें अच्छे से समझ लेता है और कहता है, आ जाओ बेटा, तुम लोग खाना खा लो, खाना पक गया है।
दोनों का दिल बहुत कर रहा था बिरयानी खाने को, लेकिन वो अपने मन को टालते हुए कहते हैं, नहीं बाबा जी, आप खा लो, आपने थोड़ा ही खाना पकाया होगा। बेटा, यहाँ पर मैंने तीनों के लिए खाना बनाया है। आओ, खाना खाओ। दोनों को भूख बहुत लग रही होती है और वो बूढ़े बाबा की बनाई हुई बिरयानी को मजे से खाने लगते हैं। बाबा जी, यह बिरयानी तो बहुत ही मजेदार है। मैंने पहले इस तरह की बिरयानी कभी नहीं खाई। बाबा जी, आप इतने सुनसान जंगल में अकेले रह रहे हो, आपका कोई और अपना नहीं है? बेटा, मेरा भी एक वक्त बहुत खुशहाल परिवार था। हम एक छोटे से गांव में होते खुश रहते थे, लेकिन एक दिन गांव में कुछ लुटेरे आए और बहुत से लोगों को मार दिया, जिसमें मेरे परिवार भी शामिल थे। बस मैं ही बच गया वहां पर। बस अब मैं इस सुनसान जंगल पर ही रहता हूं अकेले। तो बाबा जी, क्या आपको इतने सुनसान जंगल में अकेले डर नहीं लगता? नहीं बेटा, डर किस बात का। अब ये मेरा घर है। शुरू शुरू में मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस होता था, लेकिन अब मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है। बाबा जी, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं। मेरे घर में मेरी बीवी और एक बच्ची है, वो आपके लिए बहुत खुश होंगी। आपको इस सुनसान जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं। बाबा, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो। शंकर की बातें सुनकर बूढ़ा बाबा कहता है, नहीं बेटा, मैं अब यहीं पर ठीक हूँ। मुझे इस जंगल की आदत हो गई है और बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर रहकर। और तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है और वो दोनों अब वापस जाने लगते हैं। अच्छा बाबा जी, बारिश रुक गई है, अब हम चलते हैं अपने घर। और हमारी मदद करने के लिए हमें खाना दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुको बेटा, तुम मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे हो। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। यह कहकर भूरा बाबा अपने घर के अंदर जाता है और वहां से एक पुराना संदूक उठाता है और शंकर और हरिया के सामने रख देता है। बेटा, ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है जो मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ। मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, ये अब मेरे किसी काम की नहीं। इसमें जो भी है तुम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेना। लेकिन बाबा, इसमें क्या है? तुम खुद ही खोलकर देख लो। जब वो संदूक को खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सोने के सिक्के होते हैं, जिन्हें देखकर उनके दोनों के होश उड़ जाते हैं। बाबा जी, ये इतने सारे सोने के सिक्के आप हमें क्यों दे रहे हैं? बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। मैं इन सिक्कों का क्या करूंगा? और हाँ, तुम मुझे बहुत नेक दिल और ईमानदार इंसान लगे हो, और तुम्हारे पहनावे से तुम मुझे जरूरतमंद लग रहे हो। इसीलिए मैंने ये तुम दोनों को देने का फैसला किया। और हाँ, इनको तुम दोनों बराबर हिस्से में बांटना। दोनों दोस्त भूरा बाबा को शुक्रिया कहकर वापस गांव रवाना हो जाते हैं। आज उनके दोनों के चेहरों पर अलग ही खुशी होती है। दोनों अपने अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। आज मैं घर जाकर सबसे पहले इन पैसों से एक छोटा सा कारोबार शुरू करूंगा और फिर एक छोटा सा घर बनाऊंगा। अपने बेटे और बीवी के लिए प्यारी प्यारी सी चीजें खरीद कर दूंगा और गांव के जरूरतमंदों की मदद करूंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं एक बड़ा सा घर लूंगा और अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीदूंगा। इतने सारे सिक्कों से तो मैं पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूं। मुझे कोई काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दोनों ये सोच ही रहे होते हैं कि शंकर बीच में बोलता है, हरिया भाई, हम घर जाते ही इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। शंकर के मुंह से सिक्कों को आधा आधा करने की बात हरिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने मन में सोचता है, सिक्कों को आधा बांटना मतलब कि मेरे सपने और ख्वाहिशें भी आधी हो जाएंगी। इन सिक्कों को भला मैं इस शंकर के साथ क्यों बांटूं? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सारे सिक्के मेरे हो जाएं? मुझे ये सारे के सारे सिक्के चाहिए। ये शंकर तो घर जाते ही इसे आधा आधा बांट लेगा। मुझे कुछ सोचना ही होगा। दोनों अपनी अपनी सोच में थे। चलते चलते रास्ते में एक समंदर का रास्ता आता है। समंदर को देखते ही हरिया को एक ख्याल आता है और वो बिना कुछ सोचे ही शंकर को जोर से धक्का देता है और वो बेचारा उस समंदर में ही गिर जाता है और हरिया को आवाज लगाने लगता है, मुझे बचाओ हरिया, बचाओ मुझे, मैं इस समंदर में गिर गया हूं। तुम इस समंदर में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इन सिक्कों को आधा नहीं बांटना चाहता। अब ये सारे सिक्के मेरे हैं। शंकर को वो समंदर की लहर ले जाती है और हरिया अपने घर की तरफ रवाना होता है।
रात के वक्त जब हरिया जा रहा था तो उसने देखा कि शंकर की बीवी बेचारी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। और जब शंकर की बीवी ने हरिया को वापस आते देखा तो उसने हरिया को आवाज दी और पूछने लगी, भैया शंकर जी अभी तक घर नहीं आए, वो कहाँ रह गए हैं? वो भी तो आपके साथ ही गए थे ना। हरिया ने सारी बात को छुपाते हुए कहा, हाँ बहन, शंकर और मैं साथ में ही गए थे। शंकर ने अपने मालिक से मेरी बात भी की, लेकिन उसके बाद शंकर वहां से चला गया था और मैं अभी काम से वापस आया हूं। ये सुनकर शंकर की बीवी और भी परेशान हो जाती है। तो हरिया बाई, शंकर अभी तक घर क्यों नहीं आया? वो ठीक तो होगा ना? मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है उसकी। फिक्र मत करो बहन, शायद शंकर किसी और जरूरी काम से चला गया हो और रात को रास्ते में ही कहीं रुक गया हो। आप सुबह तक इंतजार करो, मुझे पूरा यकीन है कि वो सुबह तक घर आ जाएगा। इतना कहकर हरिया अपने घर निकल जाता है। शंकर की बीवी बहुत परेशान थी, लेकिन हरिया ने उसे दिलासा दिया कि वो सुबह तक आ जाएगा। इसलिए शंकर की बीवी ने सुबह तक इंतजार किया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन शंकर का कोई पता नहीं था, जिससे शंकर की बीवी और भी परेशान हो गई और वो हरिया के घर पहुंच जाती है। हरिया बाई, पूरा दिन गुजर गया लेकिन शंकर अभी तक घर नहीं आया। आप जाकर उसे ढूंढे ना, वो कहाँ होगा? मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। हरिया परेशान होने का नाटक करता है और कहता है, आप फिक्र मत करो बहन, मैं अभी जाकर शंकर का पता करता हूं और अपने साथ घर लेकर आता हूं। हरिया! शंकर की बीवी के साथ झूठ का दिखावा करते हुए वह वहां से चला गया और दूर जाकर आराम से बैठ गया। सुमन बहन, अब तो शंकर शायद कभी नहीं आएगा। अब आपको अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ी देर यहीं पर रुकता हूं और थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने शंकर को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। और उसके बाद उन सीकों को बेच दूंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैंने तो अभी तक अपनी बीवी को भी यह बात नहीं बताई। कल रात तो मैंने उन सीकों को कमरे में छुपा लिया था, लेकिन अगर मेरे बीवी के हाथ आए वो सीखे तो वो गांव में शोर मचा देगी। अब मुझे घर निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई। हरिया वहां पर बहुत देर तक आराम करता है और कुछ घंटे आराम करने के बाद वो घर के लिए निकलता है। वो बहुत परेशानी का नाटक करते हुए सुमन के घर जाता है और आवाज लगाता है, सुमन बहन, ओ सुमन बहन, बाहर आओ। सुमन बाहर आती है और हरिया उसे झूठ बोलता है कि उसने शंकर को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। बहन, मैंने शंकर को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। हर किसी से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। तभी घर से शंकर बाहर आता है और शंकर को बिल्कुल जिंदा देखकर तो हरिया के होश उड़ जाते हैं। उसकी टांगें कांपने लगती हैं। शंकर, तुम यहां कैसे? तुम ठीक हो? क्यों हरिया भाई, तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे ठीक देखकर? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूं। हरिया शंकर की बातों का कोई जवाब नहीं देता। हरिया के पैरों से तो जमीन ही किस गई थी शंकर को इस तरह जिंदा देखकर, और अपने मन में ही सोचता है, यह कैसे हुआ? ये जिंदा कैसे बच गया? अभी तक तो इसने सब कुछ बता दिया होगा। मुझे जल्द ही उस सोने के सीकों को बेचकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ गांव से दूर जाना होगा, वरना ये शंकर मुझे नहीं छोड़ेगा। शंकर ने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था। शंकर और हरिया बस एक दूसरे को देखकर ही जा रहे थे। हरिया कुछ कहे बिना ही वहां से जल्दी जल्दी डरकर चला जाता है। ये क्या हो गया? ये शंकर जिंदा कैसे बच गया? मैंने तो इसे समंदर में धक्का दिया था, लेकिन ये तो जिंदा बच गया। अब मैं क्या करूं? मैं आज ही जल्दी से इन संदूकों को लेकर अपनी बीवी के साथ इस गांव से कहीं दूर भाग जाऊंगा। हरिया ये सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे उस संदूक का ख्याल आता है और फौरन उस संदूक के पास चला जाता है। लेकिन जब वो संदूक को जैसे ही खोलता है, वो संदूक खाली का खाली होता है। उसमें सोने का एक सिक्का भी नहीं होता। ये क्या है? ये मेरे सोने के सिक्के कहां गए? ये शंकर तो चोरी नहीं किए। हरिया ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक वहां पर वो बूढ़ा बाबा आ जाता है। इस तरह से अचानक उस बूढ़े बाबा को अपने सामने देखकर हरिया बहुत डर जाता है। बाबा, आप यहां कैसे? आप तो उस जंगल में रहते थे। अपनी नापाक जबान से मुझे बाबा मत कहो। तुम जैसा लालची और धोखेबाज इंसान मैंने अब तक नहीं देखा।
तुमने एक सोने के सिक्के के लिए अपने बचपन के दोस्त को ही मारने की कोशिश की। तुम एक कातिल इंसान हो। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अब देखो, तुम्हारे पास न तो सोने के सिक्के हैं और न ही वो बचपन का ईमानदार दोस्त। अब तुम सारी जिंदगी इस संदूक को अपने पास रखे रहना। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ किया जाता है जिसने कोई गलती की हो, लेकिन तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है, जिसकी कोई माफी नहीं। तुम्हारी यही सजा है कि न तो तुम्हारे पास दोस्त रहा और न ही सोने के सिक्के। इतना कहकर वो बूढ़ा बाबा वहां से चला जाता है और हरिया को अपने किए हुए कामों पर बहुत पछतावा होता है। उसे अपने कर्मों का फल मिल गया था। शंकर अपनी बीवी के साथ खड़ा होता है। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं। वो सोच रहा था कि हरिया ने जो किया वो अपनी बीवी को बताऊं या नहीं। मैं आखिर क्या करूं? सुमन को सब कुछ सच बताऊं कि मेरे साथ हरिया ने क्या क्या किया है, या नहीं बताऊं? अगर मैंने सुमन को सब कुछ बता दिया तो ये बहुत परेशान हो जाएगी और बिना कुछ सोचे उस हरिया को पुलिस के हवाले कर देगी, जिससे उस हरिया को तो सजा मिलेगी, साथ में हरिया की बेचारी पत्नी और बच्ची अकेले ही रह जाएंगी। उनमें घर चलाने वाला और कोई है भी नहीं। शंकर ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक वहां वो बूढ़ा बाबा आता है। बूढ़े बाबा को देखकर शंकर बहुत खुश भी था और थोड़ा सा परेशान भी। बाबा जी, आप यहाँ कैसे? आपको तो मैंने अपने घर का पता भी नहीं दिया था, फिर आप कैसे आए? बेटा जी, मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी के पते की जरूरत नहीं। मैं हर जगह जा सकता हूँ। इतना कहते ही वो बाबा वहां पर वो संदूक लाता है। बाबा जी, ये संदूक तो वही है ना जो आपने हमें दिया था? हाँ बेटा, ये वही संदूक है जो मैंने तुम दोनों को दिया था। लेकिन हरिया ने लालच में आकर तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और अकेले ही इस पूरे संदूक को हासिल करना चाहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है। अब ये संदूक सिर्फ तुम्हारा है। ये कहकर वो बूढ़ा बाबा चला जाता है और वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक अब सिर्फ शंकर को मिल जाता है। ये बूढ़ा आदमी कौन था और ये अचानक से गायब कैसे हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो इन्हें अभी तक एक आम इंसान ही समझ रहा था, लेकिन ये तो कोई और ही थे जिन्होंने हमारी इतनी मदद की। सोने का सारा संदूक ही हमें दे दिया। शंकर जी, ये इतने ज्यादा सोने के सिक्कों से तो हम हर चीज ले सकते हैं। इससे तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ सुमन, हम इन सोने के सिक्कों से एक छोटा सा कारोबार करेंगे, एक घर लेंगे और गांव के लोगों की मदद भी करेंगे। हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे।